MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं और आज लास्ट टॉपिक है डीजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे एंड अदर डिजीज़ को मैंने बताया। आज बताएंगे हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन कोई रोग नहीं है, बल्कि ये किसी भी रोग का लक्षण होता है। जैसे जब ओबेसिटी, ओवरवेट या ओबेसिटी होती है तो अधिकांशतः लोगों में रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी इस रोग के कारण हार्ट अटैक भी होता है। और ये रोग जो है ज़्यादातर 40 to 60 ईयर्स की एज में अधिक पाया जाता है। जब प्रेगनेंसी में या किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं तब भी अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक सामान्य स्थिति जब व्यक्ति की होती है और सामान्य एज का होता है, सामान्य रूप से वह क्रियाशील होता है। तो प्रेशर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक रक्तचाप यानी उस व्यक्ति का उच्च रक्तचाप 120 मिलीलीटर पारा होता है। इसको कहते हैं 120 mg पारा। और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, अर्थात रक्तचाप की निचली सीमा 80 मिलीलीटर पारा होती है, यानी नॉर्मली 120 to 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आयु के साथ साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में बढ़ोतरी होती है। किसी भी 55 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति का जो सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो 180 मिलीलीटर तक हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 90 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे का जो रक्तचाप है वो नहीं बढ़ना चाहिए। रक्तचाप की अधिकता में सिस्टोलिक रक्तचाप 220 मिलीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और डायस्टोलिक रक्तचाप 120 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रक्तचाप की अधिकता का ज्ञान करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि डायस्टोलिक रक्तचाप और ये क्या है। देखिए, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 ml पर पारा होती है। और जो उच्च रक्तचाप है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक माइल्ड हाइपरटेंशन होती है, मॉडरेट और एक सीवियर। माइल्ड में क्या है, मनुष्य के शरीर में जब डायस्टोलिक रक्तचाप 90 से 105 मिलीमीटर यहाँ मिलीलीटर लिखा गया है, सब जगह होगा, मिलीमीटर 120 पर 100 mg। तो ये समझ में आया। तो डायस्टोलिक रक्तचाप 90 से 105 होता है, इसे माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का उच्च रक्तचाप में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। जो मॉडरेट हाइपरटेंशन है, इस अवस्था में व्यक्ति का डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 105 से 120 तक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के सिर में दर्द होता है, उससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में सुधार केवल आहार में परिवर्तन करके लाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो आहार एवं पोषण विज्ञान वाली बुक में पेज नंबर 292 जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर है, और जहाँ जहाँ ml लिखा है वो होगा। इसका जो पर पारा होता है, जैसे 120 और 80 समझ में आया। और तीसरा होता है सीवियर हाइपरटेंशन। इस अवस्था में व्यक्ति का डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से अधिक होता है।
ये ज़्यादातर रेनल फेल्योर यानी गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तब ऐसा होता है। और यह व्यक्ति की एज, उसके कार्य करने का तरीका, उसमें उत्तेजनाएं प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे वो लेता है, जैसे धूम्रपान करता है, चाय कॉफ़ी, मदिरा का सेवन ज़्यादा करता है, शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी उसका बदलाव होता रहता है। जब भी व्यक्ति भय में, क्रोध में, पीड़ा में, मानसिक चिंता और संवेगों से ग्रसित होता है तो भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कुछ समय पूर्व हृदय की बीमारियों की रोकथाम हेतु एक बनाई हुई सुविख्यात सोसाइटी के द्वारा मुंबई के शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मुख्य सर्वेक्षणकर्ता जो डॉक्टर शेखर झावरी, जो विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उच्च रक्तचाप से संबंधित उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। उनका कहना था कि यह रोग कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अधिक वेतन पाने वाले की अपेक्षा 3 गुना कम होता है। गरीबों में बीमारी नहीं होती, ये बड़े लोगों की बीमारी कहलाती है और पैसे वालों की बीमारी इसीलिए कहलाती है। तंबाकू, धूम्रपान, अल्कोहल का अधिक मात्रा में प्रयोग करने वालों को यह रोग अधिक होता है। स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, विभिन्न धर्म के व्यक्तियों और शाकाहारी, मांसाहारी व्यक्तियों की रक्तचाप की अधिकता में अंतर नहीं होता। यह रोग किसी भी जेंडर में, मतलब महिला और पुरुष में हो सकता है, किसी भी जाति के लोगों में हो सकता है, किसी के धर्म के लोगों में हो सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सर्वेज हुए और सर्वे से ये पता लगा कि 10 से 12 व्यक्तियों के रक्तचाप का स्तर 150 to 100 था। आयु वृद्धि के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये कंफर्म हो गया। 55 वर्ष की जब एज होती है तो 45% लोगों के ब्लड का प्रेशर 150 to 100 से भी ऊपर पाया जाता है। अब हम आते हैं, आपको ये बता रहे हैं कि शहर और गांव में, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, उनमें जो है वो 10,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे कार्य किया गया। पेज नंबर 295 पे आप देखिए, ये कवर नहीं कर रहा है कैमरा। जिनकी आयु 18 से 75 वर्ष थी, उनमें 85% व्यक्तियों में इस रोग से संबंधित, मतलब लोग अनभिज्ञ पाए गए, उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। 1197 लोग अपना इलाज करवा रहे थे। इस सर्वेक्षण के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि रक्तचाप की अधिकता प्रायः धनी वर्ग के लोगों में अधिक होती है। उनके पास संपन्नता है, ज़्यादा खाते पीते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा का व्यय नहीं करते, घर के कामकाज भी कुछ नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा का डिपोजिशन वसा के रूप में होता ही जाता है। यानी वो ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं और फिर रक्तचाप उन्हें घेर लेता है। उच्च रक्तचाप से भी वो पीड़ित हो जाते हैं। इसके होने के क्या क्या कारण हैं? हेरिडिटरी। स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, ये चैप्टर लास्ट चैप्टर बता रही हूँ ऑनलाइन, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स आ गए हैं, मतलब जो गाइडलाइन आई है उसके तहत अब ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी बंद की जा रही हैं। तो आपका ये 3rd यूनिट का लास्ट चैप्टर था, ये यूनिट ख़त्म होने वाली है और बहुत सारी डिजीज़ मैंने पढ़ाई। सारे डिज़ीज़ आप अच्छे से रिवाइज करना और बहुत अच्छी तरह पढ़ना। हो सकता है जैसे ही खुलेगा तब आपके एग्ज़ाम हों, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि ऑफलाइन में कोई चांसेस नहीं है। 15 मई के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब कुछ हो सकता है। तो ये अभी हम लोगों के नोटिस नहीं आई है, इसलिए मैं आज का क्लास में दे रही हूँ आपको। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आप खुद से पढ़ें और कोविड-19 के ख़तरे से स्वयं को बचाएं और सबको बचाएं। घर के अंदर कैद होकर रहें, एकदम अपनी सुरक्षा करिए, बहुत ज़रूरी है। और सरकार के पास उतने संसाधनों की कमी हो चुकी है कि अब हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा। अपनी जान, अपनों की जान निश्चित रूप से बचानी है।
तो अब कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। वंशानुक्रम भी या हेरिडिटरी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण हो सकता है। यदि माता पिता या घर में नाना नानी दादा दादी किसी को भी शिकायत है तो बच्चों में आने की संभावनाएं 100% हैं। कई बार माता पिता स्वस्थ रहते हैं लेकिन बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं। इसका कारण है कि उनका ये जो रोग हुआ है वो घर में ही, मतलब नाना नानी दादा दादी किसी भी तरफ से वंशानुक्रम या हेरिडिटरी या जेनेटिक फॉर्म में आया है। लिंग, आयु और जाति, सेक्स, एज एंड रेज, मैंने कहा कि यह रोग किसी को भी हो सकता है, किसी भी जेंडर में, मतलब स्त्री और पुरुष में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। जबकि ये देखा गया कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करनी होती है, बहुत संघर्ष है बाहर। लेकिन आज स्त्रियां भी तो बाहर निकल रही हैं तो उनमें भी बहुत स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। उन्हें तो दोहरी तिहरी मार के घर के कार्यों को भी करना है और बाहर की भी नौकरी को संभालना है, तो वो भी आज पीछे नहीं रह गई हैं। एज किसी भी एज में होता है लेकिन 40 से वर्ष के बाद इसके ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिकार होते हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। फूड हैबिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। भोजन संबंधी आदतें प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रांत की अलग अलग होती हैं। एक ही देश में प्रांत, जिला, कस्बा, इसमें रहने वाले लोगों का भोजन संबंधी जो आदतें होती हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जिन लोगों के आहार में चर्बी युक्त आहार ज़्यादा होता है, मतलब वो सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल अधिक उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं 101% होती हैं। प्रायः जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो ज़्यादा तले भुने शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, जिसके कारण मोटापे के शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों में यह रोग अधिक प्रचलित होता है। मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया। आवश्यकता से अधिक आहार लेने से व्यक्ति स्टूडेंट्स मेरे ऊपर भी इन सब चीज़ों का असर आ रहा है, लेकिन मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब भी अपना ध्यान रखें, डेली गार्गल करें और स्टीम लें। एक दिन में 4 बार 3 बार तो निश्चित करें 10-10 15 मिनट की स्टीम, ताकि आप अपने लंग्स को क्लियर कर सकें। आवश्यकता से अधिक आहार लेने से व्यक्ति प्रायः मोटा हो जाता है। मैंने कहा ना कि जब जितना हम आहार द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं वो ऊर्जा यदि हम व्यय नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में वसा अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएगी। आयु के साथ ही साथ शरीर भी बढ़ता है। स्त्रियों में 25 से 50 साल के मध्य वो मोटी होती हैं क्योंकि गर्भावस्था और दुग्धपान की अवस्था आती है, और जो महिलाएं, जो पुरुष ज़्यादा बैठकर ही कार्य करते हैं उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है। यानी ओवरऑल देखो तो हम जितना खाएं, जितना ऊर्जा हम ग्रहण करें उससे ज़्यादा ऊर्जा हमको व्यय करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं, हाइपरटेंशन तो है ही, और शुगर में भी मैंने बताया था। अच्छा, मधुमेह और मधुपान, और इसके अलावा है मदिरापान, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अधिक मात्रा में स्मोकिंग करना, ड्रिंक्स लेना, ये सब सर्वे ने कंफर्म कर दिया है कि यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि वही इनका सेवन करते हैं, महिलाएं नहीं करती या कम के बराबर करती हैं। गांव में तो बीड़ी पीती हैं। मानसिक तनाव व वातावरण, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एनवायरनमेंट। हम चिंता में हैं, शोक में हैं, तनाव में हैं। आजकल कोविड-19 हम सबको तनाव में घिरे हुए हैं, तो आप भयमुक्त रहें, आप तनाव मुक्त रहें, ये अत्यंत आवश्यक है। जितना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना हम भयभीत होंगे इस बीमारी से, तो हमारे रक्तचाप पे इसका प्रभाव पड़ने की संभावनाएं 101% है। तो अपने आप को ऐसे वातावरण में रखिए जो
बहुत तनावपूर्ण ना हो, शोरगुल युक्त वातावरण ना हो, बहुत शांत हो। अपने आप को योगा मेडिटेशन करिए, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रक्त संचालन संस्थान व गुर्दों के विकार, मतलब कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती हैं और किडनी डिसऑर्डर होती हैं, उनके कारण तो ब्लड प्रेशर 100% बढ़ जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए, उच्च रक्तचाप की जो आरंभिक अवस्था होती है, इस रोग का पता शुरू में नहीं चलता। प्रारंभ में सिर दर्द होता है, जो थोड़े से चक्कर आने लगते हैं, दुर्बलता है, बेचैनी लगने लगती है, दिल धड़कने लगता है, छाती में दर्द अत्यधिक होता है, थकान महसूस होती है, बार बार उल्टी फील होती है, घबराहट होती है, पेट में गैस बनने लगती है, कब्ज यानी पेट साफ नहीं होता और पाचन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नर्वस डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। आँखों की रोशनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आँखों में धुंधलापन आ जाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता, रोगी को प्रायः नींद नहीं आती। उच्च रक्तचाप में रोगी को गुर्दे और क्लोन ग्रंथि जैसी क्लोन ग्लैंड्स जैसी जो भी विकार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। रोग की जो आरंभिक स्थिति है में उपचार नहीं किया जा सकता, या रोग भयानक रूप ग्रहण कर सकता है। मतलब अगर उपचार नहीं किया जाता है तो भयानक रूप ले लेता है, जैसे हृदय की गति अवरुद्ध हो जाती है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, सोचने समझने और देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है। कभी कभी इस गंभीर स्थिति में हृदय गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रोगी की देखभाल व आहार नियोजन, मानसिक तनाव, दौड़ धूप, व्यस्तता यथासंभव कमी करके रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। उचित नींद और पूर्ण आराम रोग में सुधार लाया जा सकता है। रोगी के मानसिक कष्टों का निवारण करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए, उसे प्रसन्नचित्त उत्तम वातावरण में रखना चाहिए। रोगी को अगर बहुत मोटापा है तो मोटापे को पहले कंट्रोल करना चाहिए, सर्वप्रथम उसका भार घटे, फिर आहार में उसके जो नमक लेने की मात्रा है वो कम करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसमें नमक अपने आप बहुत होता है, जैसे समुद्री मछली है, मांस है, और सोडियम युक्त जो भी सब्जियां होती हैं, पालक में मेथी, मूली, इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। तो नमक बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें जब हम इनको बनाएं, और सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा पोटेशियम क्लोराइड देना अधिक उपयुक्त होता है, इसलिए सादे नमक की जगह सेंधा नमक दिया जा सकता है। 200 से 250 मिलीग्राम तक सोडियम देना उपयुक्त होता है, लेकिन वो रोगी की स्थिति के अनुसार और डॉक्टर्स की एडवाइस के अनुसार। अधिक मसाले युक्त गरिष्ठ तला छना व्यंजन व मदिरापान, ये सब आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, उनको नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अंडा ही खिला रहे हैं तो अंडे के पीले भाग में 100% कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि सफ़ेद भाग में 0 होता है। तो हम सफ़ेद भाग अंडे का दे सकते हैं रोगी को, लेकिन पीला भाग अवॉइड करेंगे। तो अतः रोगी के आहार में उन पदार्थों को सम्मिलित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वनस्पति तेल, जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, उनकी मात्रा अधिक दी जा सकती है। जमे घी की अपेक्षा तेलों का प्रयोग लाभप्रद होता है। सफोला, तिल, मूंगफली, इनके तेल रोगी को दिए जा सकते हैं। अंडा, मांस, कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ रोगी को कम मात्रा में देने चाहिए। संतुलित आहार देना चाहिए ताकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन अधिक मात्रा में उसको प्राप्त हो सकें। मैंने पेज नंबर 297 पे ये चार्ट बना के दिया है कि सोडियम की मात्रा 200 से 300 मिलीग्राम, ये एक वयस्क के लिए नमक है, और सोडियम की मात्रा 300 से 400 मिलीग्राम पर डे, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है। तो कैम्पनर जो डाइट है उसका अकॉर्डिंग चावल युक्त ये डाइट होती है, इसके आहार की योजना बनानी चाहिए। इसका भी मैंने एक 2000 किलो कैलोरीज, प्रोटीन 20 ग्राम, वसा 5 ग्राम, सोडियम 150 मिलीग्राम, क्लोराइड
200 मिलीग्राम और चावल 250 to 300 मिलीग्राम जो पके हुए चावल हैं उनको देने की सलाह दी है। तो इस तरीके से एक आप डाइट प्लान बना लीजिएगा। ये डाइट प्लान का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स देने चाहिए और जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ खाए जाएं उन पे कभी भी काला नमक या सफ़ेद नमक नहीं डालना चाहिए। और ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डाइट प्लान भी बनाया हुआ है। इस डाइट प्लान को पेज नंबर 298 299 से आप देख सकते हैं और पीछे एक्सरसाइजेज भी दी हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन सबको करिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हाइपरटेंशन का चैप्टर समझ में आया होगा और इसी के साथ आज की ये जो यूनिट है, 3rd यूनिट, पूरी तरह से समाप्त हो रही है। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस जब भी ऑन होंगी तब आपकी पढ़ाई होगी। थैंक यू।